हमारे 11 बेटों को हमने खोया है। छत्तीसगढ़ महतारी के 11 बेटे कल हमसे बिछड़े हैं, शहीद हुए हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हुई है और उस घटना से सबक लेकर राज्य सरकार को आगे की रणनीति और योजना बनाकर काम करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हमारे जवानों को के साथ इस प्रकार की घटनाएं न हो, कोई निर्दोष व्यक्ति की जान न जाए, इसकी चिंता छत्तीसगढ़ सरकार को करनी चाहिए। भूपेश बघेल ने शोक के समय अपनी जो बात कही कि आज हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, पहले कैंप में बिना लड़े शहीद हो जाया करते थे। ये शहादत का अपमान है भूपेश जी। पहले भी जवान लड़ते हुए शहीद होते थे और आज भी जवान लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं। शहीदों की तुलना नहीं की जा सकती, पुलिस के शौर्य को तुलना नहीं किया जा सकता। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पहले और आज की स्थिति की तुलना ना करें। आज ख्याल करें कि बस्तर से सरगुजा तक नक्सल का कितना प्रभाव बढ़ा हुआ था। दिन में सरगुजा में निकलना कठिन हो जाया करता था। आज परिस्थिति में बदलाव आया है तो हमारे पुलिस के जवानों के शौर्य की वजह से, उनके साहस और हिम्मत की वजह से, और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली के होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति। और यदि लड़ते हैं तो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे। जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज़्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हम कल से लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि नक्सल घटना दंतेवाड़ा में जो हुई है उसकी वजह क्या है और उसके बाद उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। प्रतिक्रियाएं कम, लेकिन राजनीति इस पर ज़्यादा हो रही है। बयानों के दौर हमें देखने को मिल रहे हैं और इसमें बताने की कोशिश ये है कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उंगलियां दोनों तरफ से उठ रही है और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन ये युद्ध कब खत्म होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो जंगल का युद्ध है, जिसे अरण्य युद्ध कहा जाता है, अरण्यपुर में हुई घटना ने और इसे हवा दे दी है। तो ये युद्ध किस करवट बैठेगा, क्या हम कहां पर लड़ाई में खड़े हैं, इसी सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार आदिवासी नेता शशि भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामू नेताम जी, जो कि बस्तर और दंतेवाड़ा से जुड़े हुए हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। वहीं हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्टिविस्ट के रूप में और विश्लेषक राजनीतिक रूप से मिथिलेश मिश्र जी, तो उनसे भी चर्चा करेंगे। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं मिथिलेश जी के पास ही चलूंगा, क्योंकि वो दंतेवाड़ा में ही मौजूद हैं। उन्होंने बस्तर में काफ़ी काम भी किया है और इस घटना के बाद वहाँ की स्थितियों को भली भांति समझते हैं। मिथिलेश जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है? हाँ, आ रही है मोहन भाई जी। मिथिलेश जी, हम समझना चाहेंगे, घटना कल हुई, उसके बाद बयान आ रहे हैं। बयानों में ये बात साफ है कि किसके समय में कितनी घटना हुई या पहले कैसे उसे हैंडल किया जाता था, अब कैसे हैंडल किया जा रहा है। इसमें दावे प्रतिदावे हैं। रमन सिंह कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे, हम लड़ रहे हैं इसलिए इस घटना हो रही है, पहले कैंप में अंदर घुस के हमले होते थे। क्या देखते हैं, बस्तर के सूरत हाल इन बयानों के बावजूद बदले हैं कि वैसे हैं? जी, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर हूं, तो मैं जो देख पा रहा हूं और जो मैं समझ पा रहा हूं, उसमें ये बात तो तय है कि नक्सल आंदोलन जो है पिछले 5 वर्षों में काफी कमजोर हुआ है और नेतृत्वहीन हुआ है।
रणनीतिक विजय दर्ज करने वाली जो उनकी शैली थी उसमें काफी परिवर्तन आया है। वो अब आक्रामक होने के बजाय सुरक्षात्मक हो गए हैं। लेकिन उसका कारण कोई राज्य सरकार है या ऐसा नहीं है, ये समेकित रूप से केंद्र और राज्य सरकार दोनों का प्रयास माना जाना चाहिए। और नेतृत्वहीनता मूल रूप से और गोला बारूद की कमी और दूसरे जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजंस और समाज शास्त्रीय कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। वैसे ग्राउंड जीरो पर अगर आप देखें तो स्थितियों में परिवर्तन जरूर दिखता है। जी, परिवर्तन तो दिखता है, लेकिन ये जो बयान आ रहे हैं कि पहले कैंपों में हमले हो जाते थे, अब कैंप के बाहर है, इसलिए हमले बाहर हो रहे हैं और उन सबको झेलने के लिए तैयार है, क्या ये बताने की कोशिश है कि पहले कुछ नहीं होता था या पहले से बेहतर अब होता है? देखिए, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है और इसको कभी भी रणनीतिक विषयों पर और सुरक्षात्मक विषयों पर इस तरीके के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए और इसकी दिशा बदली जा रही है। मुझे लगता है इससे समस्या की गंभीरता प्रभावित होगी और इसको समय के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और किसी भी प्रकार का आरोप और प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए और इससे राजनीतिक लाभ लेने से बचना चाहिए। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते और बस्तर का बेटा होने के नाते कि हमें आरोप प्रत्यारोप के बजाय समस्या के मूल में जाने की जरूरत है और उसके विश्लेषण कर उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मूल में जाने की जरूरत है, समस्या क्यों है, ताकि उसे जड़ से खत्म किया जा सके। और इसीलिए पूरा छत्तीसगढ़ मिलकर इस समस्या से लड़ता हुआ कई सालों से दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे दंतेवाड़ा के संवाददाता और जो वहाँ संभाग के हेड हैं धीरेन्द्र तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ रामू जी भी हैं, तो उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रामू नेताम जी से संपर्क हुआ है क्या धीरेन्द्र? अभी तक वो हमसे जुड़ नहीं पाए। ठीक है, तो ये बताइए कि इस तरीके के आज मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, चेतावनी माने मुख्यमंत्री ने जैसा कि कहा है कि अगर वो सिलेंडर नहीं करते यानी नक्सली सिलेंडर नहीं करते तो उनको जवाब दिया जाएगा, उनको मांद में घुस के मारा जाएगा। इस तरीके के बयान का क्या मायने है, क्या चेतावनी है सख्त रूप से सरकार की? जी बिल्कुल, आज दंतेवाड़ा की जो श्रद्धांजलि सभा थी वहां पे उनके चेहरे पे स्पष्ट ये दिख रहा था कि नक्सलियों के खिलाफ जो सरकार की मुहिम है उसको निर्णायक रूप में ले जाने की उनकी जो स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पे दिख रहा था कमिटमेंट जो उन्होंने कही है कि या तो नक्सली सरेंडर करे या तो उनको मुठभेड़ के दौरान मार गिराया जाएगा। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमिटमेंट किया है उसका कहीं ना। चलिए, धीरेन्द्र से संपर्क एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे, जब तक हमारे साथ भगत जी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, हाँ जी, अपनी बात कंप्लीट कर लिए, जुड़िए हैं। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो निश्चित रूप से जो आज की घटना भी जो कल अरनपुर क्षेत्र में घटना हुई है निश्चित रूप से उसको लेके और भी आक्रामक रुख अपनाएंगे नक्सलियों के खिलाफ। जो उनके जैसा कि आज डीजीपी स्वयं घटनास्थल पे गए हुए थे, वहाँ के जो हालात है उनका निरीक्षण किया और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं बस्तर के आईजी और जो डीजी नक्सल ऑपरेशन है उनको भी निश्चित रूप से निर्देशित किया होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आज मुख्यमंत्री जी दंतेवाड़ा से निकलने से पहले जितने भी पुलिस के और प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हैं उनकी लगभग 20 मिनट मीटिंग ली दंतेवाड़ा के ही आवास में, जो पुलिस का आवास है जहाँ रही पहले उस जगह पे मीटिंग में। तो निश्चित रूप से इस रणनीति को तय किया गया होगा कि बस्तर में कैसे नक्सलियों से लड़ना है और जो कमिटमेंट मुख्यमंत्री ने किया है उसको किस तरह से फलीभूत करना है, किस तरह से उसको जंगलों में जो नक्सली है उनके खिलाफ में मुहिम छेड़ना है। तो निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमिटमेंट किया तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बस्तर के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, नक्सल उन्मूलन अभियान चल रहा है, उसमें देखने को जरूर मिल सकता है। जी मोहन, बिल्कुल, तो एक मुहिम को बल देना और फोर्स जो मैदान में है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं और ये इम्प्लीमेंट भी होता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन इसमें सियासत जारी है। कांग्रेस का बयान ले लेते हैं। हमारे साथ यहाँ शशि भगत जी जुड़े हुए हैं। भगत जी, कुल मिलाकर ये बातें आ रही है कि घटना, आप लोग बार बार दावा करते थे कि हमारे समय में घटना नहीं होती, हमने नियंत्रण कर दिया, लेकिन जब घटना होगी तो उसकी जवाबदेही भी लेनी पड़ेगी और जवाब भी देना पड़ेगा कि घटना क्यों हुई है। जोहार छत्तीसगढ़। ये
तो तय है कि हम एक सरकार में होने के नाते इसके जवाबदेही हमारे ऊपर है, बढ़ती है। इस बात को स्वीकार करते हुए मैं बात कहता हूं कि जो भी 11 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवार को सहने की क्षमता, इतना बड़े दुख को ईश्वर देवे और इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कल्पना और विचार और ठोस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं तो ये कहूँ आपसे कि ये जो 37% के लगभग में ये नक्सलियों का जो दायरा है सिमट गया लगभग छत्तीसगढ़ के अंदर, ये सब श्री भूपेश बघेल जी और वहाँ की जनता के सहयोग से संभव हो सका। पुलिस के जवानों के और सीआरपीएफ के जवानों के सहयोग की वजह से ये हो पाया है, ये तो मानना पड़ेगा। कुछ जिले ऐसे भी हुए जिसको नक्सली क्षेत्र से मुक्त किया गया, इसलिए वहाँ के जो जवान हैं उनको विड्रा किया गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये श्री भूपेश बघेल जी की एक अच्छी रणनीति के तहत हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। राजनीति की बात करूं तो राजनीति तो करना भारतीय जनता पार्टी को ऐसे समय में नहीं चाहिए। उनको तो ये चाहिए कि आगे बढ़ के हमारे छत्तीसगढ़ की जनता की अमन और शांति के लिए आगे बढ़ के काम करना चाहिए, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है, प्रूफ है, सबूत है। मैं ऐसे वक्त पे इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता कि उनने क्या किया और आज क्या हो रहा है, लेकिन ये बात तो तय है, नक्सलिंग का दायरा सिमटा है। उसी का दुष्परिणाम है कि एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 400 रुपए में कोई अपॉइंट करते थे, 400 रुपए 4000 रुपए के लगभग में अपॉइंट करते थे। वो उसका ये हुआ कि उसमें अपॉइंट होना लोग बंद हो गए, क्योंकि उनको ये पता चला सही मार्ग में हमको आना चाहिए और ऐसी स्थिति में नहीं कि हमारा जीवन पूरा रिस्क में रहे। ये सारा चीज होता रहा, ये बहुत तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और सीएम साहब ने जैसा कहा कि सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके लिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और बिल्कुल करेंगे, इस बात पे कृत संकल्पित हैं। उनने उच्च अधिकारियों की बैठक भी ली तत्काल सेम डे, और अभी जब गए थे वहां तो उनने स्पष्ट रूप से बात कही है अपने आला अधिकारी जो इससे संबंधित है कि किसी भी तरह की कोई चूक या छत्तीसगढ़ की जनता को असुविधा होती है तो इस बात के लिए सभी लोग जिम्मेदार रहेंगे और इस पे ठोस कार्रवाई आपको करना पड़ेगा। ये ऑर्डर उनका है। ठीक है, तो नेताम जी आप बात सुन रहे हैं, शशि भगत जी बता रहे हैं कि भाई नक्सली समस्या के हल के लिए सबको साथ मिलकर चलना होगा और सरकार जो काम कर रही है उसमें मीन मेक आप लोग निकालना बंद करिए, क्योंकि आपके समय में इससे ज्यादा होता था। आप कैसे देखते हैं सरकार के कामकाज को, मुख्यमंत्री के आज के बयान को और जो वहां परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको? नेताम जी। तो भाई साहब सुनिए, अभी जिस हिसाब से जो पेश सरकार का जो बता रहे थे तो इस नक्सली बेवकूफ वाले से आपने देख ही रहे हमारे बस्तर जो 4 साल में आप 21 मार्च 2020 की बात करें, चाहे 23 मार्च 2021 की बात करें, तर्रेम बीजापुर की बात करें, चाहे सुकमा की बात करें, अगर ये बेवकूफ में है तो ये कहाँ से आए हैं? और ये ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस समस्या का समाधान के लिए सभी जो सामाजिक क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, पंचायत स्तर के और जनपद स्तर के, जिला स्तर और साथ में समस्त समाज के जो बुद्धिजीवी लोग, इनके साथ अगर जब तक बैठ के इस विषय पे चिंता करेंगे नहीं तो ये जो वारदातें होती रहेगी और बढ़ती रहेगी। इसमें तो वर्तमान जो सरकार है सीधा पहल दिख रहा है। इसमें मैं क्या बताऊं, आपने इनकी सरकार के जो हमारे बीजापुर के जिला पंचायत सदस्य रहे आलनार के, तो उनके साथ घर में जाके घुस के वो कर दिए। और हमारे दंतेवाड़ा में पालना क्षेत्र में इससे पहले सरपंच पति को घर में घुस के हत्या किया गया। तो ये कहाँ पे बेवकूफ में है? और ये सरकार ये दावा कर रही है कि 50% से कम होंगे ये वारदात। तो वारदात कम हो गए तो कहां से है ये स्थिति? नहीं, वारदात तो कम हुई है, लेकिन घटनाएं जब होती है तो आप लोग उसी समय ये इन बातों को उठाते हैं, बाकी समय में आप लोग इस पर बात नहीं करते। नहीं, क्यों बात नहीं करते? बाकी समय भी हम चिंता करते हैं भाई, ऐसा ये वारदात ना हो। हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा जो क्षेत्र है, आप स्वयं इस क्षेत्र से भली बात जानते होंगे भाई। हम देखिए, कोई भी व्यक्ति भाई, किसी का बेटा रहा होगा, किसी का पति रहा होगा, किसी का बाप रहा होगा भाई, ऐसे समय में हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये घटना पहले तो ये
ये इस प्रकार का जो 10-10 जवान, 11-11 जो जवान ड्राइवर के साथ हुआ है, बहुत दुखद घटना है। जो आज पूरा बस्तर लहूलुहान होके लहूलुहान से की समस्या से जूझ रहा है। ये इसमें वर्तमान सरकार को नहीं, चिंता क्या करनी करे? चाहिए। अभी तक जो कर रहे हैं उसमें क्या कमी लग रही है आपको? प्रयास तो किया जा रहा है, सुरक्षा, विश्वास और विकास, ये 3 नारे दिए गए हैं, इसमें क्या कमी लग रही है आपको? भाई साहब सुनिए मेरी बात। आज जैसे हमारे ड्राइवर का जो जाके विस्फोट जो हुआ है ना, भाई अपने शासन प्रशासन के उसमें इतने जो गाड़ियां होती है, ड्राइवर होती है, ये कहाँ जाते हैं? वो बेचारा वहां ड्राइवर को लेके गए। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, हमारे वर्तमान जो है यहाँ की स्थिति, जैसे फोर्स के जवानों को कई अंदरूनी क्षेत्र में कैंप लगी हुई है। फोर्स के जवानों को, डीआरजी के जवानों को पिकअपों में, बुलेरो में और गाड़ियों में, तूफान जैसे गाड़ियों में भर के रात को ले जा रहे हैं और कैंप में छोड़ रहे हैं। उसके बाद वो अपना चर्चिंग कर रहे हैं, 3-4 दिन चर्चिंग करने के बाद पुनः आ रहे हैं वो कैंप में, वो गाड़ी में उसके फिर बैठ के आ रहे हैं। भाई बीच का रास्ता तो टोटली एकदम खुला हुआ है उनके लिए। भाई आप उनको पहले जो जैसे बाइकों में जाते रहे 2-2, 3 2-2 करके, उसमें वारदातें होती रही, लेकिन इतने बड़ी घटना ही नहीं होती रही। भाई आप ऐसे प्राइवेट गाड़ियों के क्यों उपयोग कर रहे हो भाई? ठीक है, चलिए। हमारे पास सरकार की जो गाड़ियां नहीं है क्या? प्राइवेट गाड़ियों, पिकअप और ऐसे गाड़ियों को उसमें भर के ले जा रहे हो, फोर्स को कैंप में छोड़ के उनको गश्त के लिए 2-4 दिन के लिए वहां से फैला दे रहे हो। थके मंदे आ रहे हैं, फिर उस कैंप से बैठ के आ रहे हैं, वो बीच का रास्ता तो सीधा सीधा उनके लिए वो है। ठीक है, चलिए 3-4 बात नेताम जी ने बता दी है, उनका जवाब ले लेते हैं शशि भगत जी से, फिर मैं मिथिलेश जी की ओर रुख करूंगा। भगत जी, एक तो आप लोगों ने वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट सुरक्षा बल के नाम पे जवानों को रखा है, पूरे ट्रेन नहीं है, उसके बाद उनको रखा, फिर उसके बाद प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए वो नहीं किया जा रहा, प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, एक गाड़ी में सबके सब जवान भर के जा रहे हैं, कैंप जो है असुरक्षित बनाए गए हैं, उसमें लोगों को रखा जा रहा है। ऐसे में घटनाएं हो सकती है, ये घटना हो ही गई, गलतियां सरकार की ओर से हो रही हैं, ये बीजेपी का कहना है। देखिए, तात्कालिक रूप से वहां पर जो भी साधन सुविधा उपलब्ध होता है उसके हिसाब से वहां पर जो खुफिया रिपोर्ट मिली थी उनको कि यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, यहाँ पर उनका आमदरफ्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको तत्काल वहां से चेक करने का बोला हुआ था और वो लोग वहां पर गए थे। वहां कुछ दूर पहले ग्रामवासियों का ही कुछ प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर थोड़ा सा रुके और रुकने के बाद जो गाड़ी स्लो हुई तो उसमें आए तो और ये हादसा हुआ, जो वाकई दुखद और दर्दनाक तो है ये। लेकिन ये चाहते हैं कि त्वरित रूप से कोई भी आदमी का आमद रफ्त हो और अनवांटेड एलिमेंट हो तो इस बात की जानकारी रखती है। तो हमारे वीर जवान जो शहीद हुए हैं उन लोगों के दिमाग में भी ये बात आया, उनके कमांडर ने भी ये बात किया कि भाई इधर से आपको जाना है और उसके तत्काल इन पे कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार करना है। तो ऐसी स्थिति आई थी और वो लोग गए थे, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं। हमारे साथी एक बात स्पष्ट रूप से कहे कि भाई हमारे कुछ लोग जो है कार्यकर्ता लोग, हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग शहीद हुए हैं, ये है। और ये निश्चित रूप से इसके पहले जो भी वारदातें हुई थी उस पे छांट के, देख के, समझ के टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ये बात भी भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने उठाया था। मैं बहुत गंभीरता से ये बात बोलना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के दरमियान हमारे फ्रंट लाइन के जो नेता लोग शहादत को प्राप्त हुए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के ऐसा किया था क्या? एक। और दूसरा ये बात कहता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर सही मायने में चिंतक हो, शुभ चिंतक हो, तो कोई किसी के हताहत होने के लिए कोई भी साधन सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगा। और हम तो ये चाहते हैं, आप भी विपक्ष के नाते, विपक्ष में होने के नाते यदि कोई सुविधा और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। हमारा मूल उद्देश्य वहां नहीं, लेकिन चूक हुई है क्या? ये कह रहे हैं चूक हुई है, आप स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल चूक नहीं हुई है। उस पे नक्सलाइट पार्टी, उस पे वहां पर जाने की आमद रफ्त की सूचना मिली थी, इस पे वहां गए थे और उसमें किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हुई, बल्कि उनको पकड़ने का, त्वरित कार्रवाई करने का अब भी प्रयासरत है। श्री भूपेश बघेल जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा है, इसको जल्द से जल्द इस पे गिरफ्तार करो और कार्रवाई के आश्वासन भी मुख्यमंत्री ने दिया है। नेताम जी, लेकिन आप लोग शायद अभी संतुष्ट नहीं होंगे, चुनावी साल है इसलिए इस तरीके के बयान आएंगे। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मिथिलेश जी के पास चलते। मिथिलेश जी, ये बदस्तूर जारी है और हम लगातार आप भी सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रहा हूं कि पिछली सरकार से लगातार घटनाएं होती है तो ऐसे ही बयान आते हैं, एक दूसरे को गलत ठहराया जाता है। क्या लग रहा है, जमीनी हकीकत को ठीक करने के लिए आपके पास क्या सुझाव है? आप वहां की जमीन को जानते हैं।
देखिए, मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि इस समस्या को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। नेताम जी आएंगे, पहले मिथिलेश जी को बोल देने दीजिए। नेताम जी आपके पास आऊंगा, पहले मिथिलेश जी बोल रहे हैं। जी बोलिए मिथिलेश जी। जी मोहन भाई, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस समस्या को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और बढ़त और घटंती और इसमें लाभ लेने के ऐसी प्रवृत्तियों को रोकना चाहिए। दोनों राजनीतिक दलों से ये निवेदन करूंगा कि वो इससे अपने आप को दूर रखें और अपने बीच के विशेषज्ञ लोगों के साथ इस बात पर बात करें कि पिछले 30 वर्ष से बस्तर में जो हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के हमारे भाई कह रहे थे कि हमारी पूरी फ्रंटलाइन की नेतृत्व का सफाया हुआ, और फिर अभी भाजपा के भाई कह रहे थे कि हमारे लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। ये दोनों चीजें एक चीज तो दर्शाती हैं कि नक्सल समस्या जो है वो अपने आप में कई रूपों में विराजमान है, विद्यमान है। वो साफ सुथरी तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो उस जगह पर विद्यमान है और उसके कई स्वरूप हैं। तो मेरा तो सबसे पहले मानना ये है कि वो जो फोर्सेस हैं ग्राउंड जीरो लेवल पर, वो किसी भी प्रकार के मुगालते और ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। उनका नेतृत्व जो उनके ऑफिसर्स हैं वो चीजों को ठीक तरीके से देखें, बहुत माइन्यूटली समझे। दूसरा, एक जन जागरण आंदोलन चलाना चाहिए वहां के लोगों के बीच में और खुद नक्सल प्रभावित लोगों के द्वारा चलाना चाहिए कि भाई हम अब इस समस्या से बाहर आना चाहते हैं, हम कतई इस चीज को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आप सरेंडर करिए, आप अपने हथियार जमा करिए और जल जंगल जमीन की लड़ाई, और अगर हमारे अस्तित्व की लड़ाई आप लड़ रहे हैं तो आप उसको लोकतांत्रिक परिपाटी में आके लड़िए और जबरदस्त तरीके से लड़िए। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां की समस्या के बारे में वहां के लोकल लोगों से किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं होती है। कभी भी आप देखिएगा, सरकारें इस बात पर कभी तैयार नहीं होती कि वहां के लोकल लोगों से बात की जाए, वहां लोकल विचारकों से बात की जाए, समाज सेवकों से बात की जाए, पत्रकारों से बात की जाए और समस्या का कोई समाधान निकाला जाए। कुचलने की प्रवृत्ति जो है उसकी सफलता जो है संदिग्ध है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका एक सार्वभौमिक और लोकतांत्रिक तरीके से विश्लेषण कर हल निकालने की प्रयास होनी चाहिए। तो इस तरीके का हल निकाला जाए जिससे कि जो लोग भटक गए हैं, हथियार लेके चल रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, और इसीलिए मुख्यमंत्री समर्पण पर ज्यादा जोर देते हुए नजर आए। नेताम जी, क्या आप लोग भी इस तरीके के मसलों पर राजनीति नहीं करने के बजाय सरकार को सहयोग करते हुए दिखाई देंगे? कोई सुझाव देंगे? नेताम जी बोल रहे हैं सुझाव दीजिए। आप सुझाव आप दे नहीं रहे हैं, केवल आलोचना कर रहे हैं। आलोचना देखिए भाई साहब, सुझाव मेरा कहने का मतलब ये है, सुझाव आज जो है हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान जो सरकार है 4.5 साल हो गई है, गांव के जो लोग, ग्रामीण क्षेत्र अंदरूनी गांव के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है और एक सरकार जो योजना चला रही है नरवा गरवा दूध, अच्छी बात है। लेकिन क्या बस्तर के 100% लोग गाय पालते हैं क्या, जिससे गोबर बेच के वो करें? और दूसरी बात, अभी बीच में हमारे जो अंदरूनी क्षेत्र के लोगों को लाके यहाँ प्रशिक्षण दिया गया पिछले भर्ती के पहले, और उसमें मुश्किल से 50% लोगों को लिया गया, बाकी 50% लोग आज भागे फिर रहे हैं। उनका क्या स्थिति होगा? और गांव में वो जा नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात, जब तक इनको अगर इसमें सर्वदलीय एक समाज के लोग साथ में पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वहाँ के मुखिया गायिका होते हैं, धर्मा पुजारी होते हैं, और वहाँ के सरपंच जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके साथ और समाज के बुद्धिजीवी लोगों के साथ जब तक बैठ के इस विषय पे गंभीर प्रशासन और सारे राजनीतिक दल के लोग और समाज के लोग बैठ के जब तक इस विषय पे अगर वो नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये इतने आसानी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, सरकार की इच्छा शक्ति पर शायद इनको शंका है भगत जी। आप लोग बोल जरूर रहे हैं पर करेंगे नहीं, ये कह रहे हैं, और इसीलिए सबको साथ लेके चल नहीं रहे हैं। देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति तो इतनी प्रबल है कि पिछले कुछ समय से, पिछले 4-4.5 से लगभग ये विराम की सी स्थिति नक्सलियों की पैदा हुई थी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, शक सुबह की भी बात नहीं है। मैं भाई साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको। जसपुर जैसे शांत इलाके में ये नक्सली की जो वारदात हुई थी, वहां फायरिंग हुई, जांच में ये पता चला कि वहां तो नक्सली थे ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के समय की बात है। आरा में, जसपुर जिले का एक आरा गांव है जिसमें पूरा का पूरा थाना लूट लिया गया, वहां के असलहों को लूट लिया गया। तो ये सारा घटना होते होते बात रह गई वहां की। अब यहाँ की बात बता रहा हूं, रोजगार की बात बता रहा हूं। अब सुन लीजिए भाई साहब, सुनने की भी ताकत रखिए थोड़ा मेरे भाई। मैं बता रहा हूं आपको, रोजगार का प्रश्न है
तो आपने कहा कि 50% लोगों को रोजगार मिला। मैं एक बात कहता हूं, 100% लोगों को जल्द में रोजगार नहीं मिल सकता। आप एक बात बताइए, आदरणीय मोदी जी का बहुत सम्मान करते हुए एक बात कह रहा हूं, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। क्या 2 लोगों को दिया या फिर 8 साल के अंदर 8 दूने 1600 करोड़ लोगों को मिल गया? तो ये तो कुछ चीजें ऐसी है कि सरकार में बैठने के बाद बहुत सोच समझ के, बड़े चिंतन करने के बाद रास्ता निकालना पड़ता है। वो रास्ता श्री भूपेश बघेल जी ने अख्तियार किया और धीरे धीरे स्थानीय स्तर पे भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं नरवा गुरवा के माध्यम से। जरूर ये बात की रफ्तार नहीं आया है, मगर उस पर भी सार्थक हो रहे हैं। धान खरीदी के मसले में, पैदावार के मामले में भी, वहां के जंगलों की जो उपज है उसके मामले में भी 52 प्रकार के उसके खरीदी करने का प्रावधान किया गया एमएसपी पे। तो ये जो सारा चीज है एक मुश्त एकदम से नहीं आ पाता है, ये बात भी तय स्वीकार करते हुए मैं कहता हूं इस पे आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए जल्दी नेताम जी जवाब दे दीजिए, फिर हम कमेंट लेंगे मिश्रा जी का। जी ये अभी जैसे बात कर रहे थे भाई साहब, उधर बुरहानपुर वहाँ का जो थाना होना जसपुर का, आपने देखे 2003 के पहले की बात, हमारे गीदम की क्या स्थिति हो गया, हमारे बांसी थाना का क्या स्थिति, वो भूल गए क्या उस समय की जो बात? देखिए इस विषय में, और अभी एमएसपी बात और किसान लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे लोग को रोजगार दिया जाए, वही बाकी जो लोग हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ के उन कुछ ना कुछ रोजगार ग्राम स्तर में। लेकिन आपकी 15 साल सरकार थी ना नेताम जी, इसलिए आप पे सवाल उठेगा ये सब बात। क्या ताड़मेटला की घटना से बड़ी थी क्या? मैं एक बात कहता हूँ, बीजापुर के रानी बोदली की घटना क्या एकदम से बड़ी थी क्या? चलिए ठीक है, समय जवान जिसमें शहीद हो गए थे। अब मैं बता रहा हूँ, पुजारी जी, जगत पुजारी जिसने नक्सलियों को हथियार सप्लाई किया, ये सब फूडिंग फीडिंग होती बातें मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस दुख की घड़ी में ईश्वर करे उस परिवार को एक सहने की क्षमता दे और बस इसका निराकरण अच्छा हो। मिश्रा जी के पास चलते हैं। मिथिलेश जी, आप वहीं पर भी हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है जनता का, और क्या इस तरीके की स्थितियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है कि चुनावी वर्ष में ऐसी और घटनाएं ना हो? इसके लिए हम कितने तैयार हैं आपको लगता है? देखिए मोहन भाई, मैं जो देख रहा हूँ उससे, मैंने जैसे अपनी बात की शुरुआत में ये कहा था कि निश्चित रूप से नक्सल आंदोलन पीछे गया है। वो सड़कों से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर अंदर हैं और उनके पास संसाधनों की कमी है, उनके पास गोला बारूद नहीं है, और पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा पक्ष ये कि उनके पास नेतृत्व भी नहीं है। किसी तरीके से वो सरवाइव कर रहे हैं। इससे अच्छी स्थिति कुछ हो नहीं सकती सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी, कि वो ऐसी योजनाओं का निर्माण कर ज्यादा से ज्यादा सरेंडर करवाए। देखिए, जो भी छत्तीसगढ़ के भी हार्डकोर नक्सल एरिया कमांडर और बड़े पोलित ब्यूरो स्तर के जो नेता हैं, वो भी तेलंगाना में जाके सरेंडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ उनको जमीन दी जाती है, वहाँ उनको एक मुश्त राशि दी जाती है, वहाँ उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाती है और किसी तरीके से उनको नैतिक रूप से सपोर्ट किया जाता है कि आप जो है मुख्य धारा में आइए। छत्तीसगढ़ में उस चीज की कमी दिख रही है मुझे। दूसरा, फोर्सेस का जो मोबिलाइजेशन है, वो उसका जो एक्सपर्टाइज होना चाहिए, वो कई बार जो है वो चूक कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको 2 साल पहले हुई बीजापुर की घटना याद दिलाऊंगा, जिसमें हिड़मा को घेरने की बात आई थी और बाद में अपने यहाँ के 22 जवान 23 जवान शहीद हुए थे। फिर अभी ये घटना निकल के आ रही है जिसमें सारा ऑपरेशन अच्छे से हुआ, लेकिन आप एक जगह पर जमा हुए और वो आपको देख रहे थे कि भाई अब ये यहाँ पर 100-150 लोग जमा हैं, अब ये यहाँ से निकलेंगे और हम इनका शिकार करेंगे। तो देखिए, ये इन घटनाओं से बचा जा सकता था, लेकिन सबसे बड़ी बात है स्थानीय लोगों का अपने बचाव में और नक्सलियों पर दबाव डालने का कि आप हमारे इलाके में ये मारकाट और हिंसा बंद करिए और हम इस चीज से अजीज आ चुके हैं और हम इसको बदलना चाहते हैं। मुख्य मिश्र जी, आपकी इसी बात पर हम आज इस चर्चा को खत्म करेंगे। चर्चा के लिए समय कम है, लेकिन ये बात सही है कि ऐसे समय में एक ऐसे प्लान की जरूरत है जिसमें सबके सहयोग को अगर शामिल नहीं किया गया तो सफलता में थोड़ी कमी रह सकती है। इसलिए सफलता के लिए सबको साथ आना जरूरी है। हमारे साथ चर्चा में जुड़े शशि भगत जी, आपका धन्यवाद। हमारे साथ रामू नेताम जी जुड़े, आपका धन्यवाद। और मिथिलेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो चर्चा यही खत्म करते हैं, लेकिन नक्सल एक ऐसा विषय है जिस पर रह रहकर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि ये समस्या खत्म होनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और इसलिए हर पहलू की चर्चा कर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि समस्या में
क्या क्या विचार हैं, ताकि इनका उपयोग कर एक समस्या के हल की स्थिति में हम पहुंच सकें। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।